अभिवादन। आज हम चर्चा कर रहे हैं रोजगार योग्यता कौशल पर, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। हमारे पास एक स्टडी गाइड है और कोशिश ये समझने की है कि आज के प्रोफेशनल माहौल में कामयाब होने के लिए कौन सी योग्यताएं, कौन सी मानसिकता जरूरी है। ये वो गुण हैं जिनकी तलाश आजकल कंपनियां कर रही हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल बात सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक ही नहीं रह गई है। कंपनियां अब ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व दे रही हैं जो जो योगदान दे सकें, पहल करें, टीम में ठीक से बात करें और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो जिनमें। ये सोर्स भी इसी बदलाव की तरफ इशारा करता है। सिर्फ काम जानने वाले नहीं, बल्कि काम को बेहतर बनाने वाले चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद इन सब स्किल्स की नींव है, विकासशील मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि हमारी काबिलियत मेहनत से, सीखने से बढ़ सकती है। ये फिक्स नहीं है। ये चीज स्वशिक्षार्थी यानी सेल्फ लर्नर बनने से कैसे जुड़ती है? हाँ, ये दोनों बहुत गहराई से जुड़े हैं। देखिए, विकासशील मानसिकता वो जमीन है जिस पर स्व शिक्षा का पौधा उगता है। जब कोई ये मानता है कि हाँ, मैं सीखकर बेहतर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो वो नई चीजें सीखने की जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है। सोर्स के हिसाब से सेल्फ लर्नर वही है जो खुद तय करे क्या सीखना है, क्यों, कैसे, कब। वो अपने सीखने का मालिक है एक तरह से। और ये जो ग्रोथ माइंडसेट है, ये उन्हें मुश्किलों से लड़ने और, जरूरी बात, असफलताओं से सीखने की हिम्मत देता है, हार मानने की बजाय। अच्छा, मतलब जैसे अगर कोई सोचे कि मैं तो गणित में कमजोरी हूं, तो शायद वो कोशिश ही छोड़ दे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, शायद मुझे और मेहनत करनी है या कोई दूसरा तरीका अपनाना है। सही, बिल्कुल। और यहीं पे आप देखें, ई लर्निंग जैसी चीजें काम आती हैं। सोर्स ई लर्निंग को डिफाइन करता है डिजिटल तरीके से सीखना, कंप्यूटर, टैबलेट, फोन वगैरह से। लेकिन इसका फायदा सिर्फ सुविधा नहीं है। गाइड दो मुख्य लाभ बताती है। पहला, आपको जानकारी का एक बड़ा खजाना मिलता है, अलग अलग रिसोर्सेज तक पहुंच आसान हो जाती है। दूसरा, और ये बहुत अहम है, सीखने में लचीलापन। आप अपनी रफ्तार से अपने टाइम पे सीख सकते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद ये अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के लिए भी बेहतर होता होगा, ये लचीलापन। हाँ, हो सकता है। सोर्स इस पर सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर यह अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा। मेन बात जो सोर्स कहता है वो ये कि ई लर्निंग से सतत व्यावसायिक विकास, मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या सीपीडी मुमकिन हो पाता है। अपने करियर में रेलेवेंट बने रहने के लिए लगातार सीखते रहना। और आज के ज़माने में जहाँ जॉब मार्केट इतनी तेज़ी से बदल रहा है, ये तो अब कोई चॉइस नहीं, ज़रूरत है। ई लर्निंग इसमें लेटेस्ट जानकारी और स्किल्स तक पहुंच बनाकर मदद करता है। आपने कहा तेजी से बदलते जॉब मार्केट, ये जरूरी पॉइंट है। सोर्स कोविड-19 के बाद आए दो बड़े बदलावों की बात करता है। पहला तो नौकरियों का डिजिटलीकरण और कुछ हद तक ऑटोमेशन। दूसरा, रिमोट वर्क, मतलब दूर से काम करने के मौके बढ़ना। इन बदलावों का स्किल्स पर क्या असर पड़ा है? असर ये हुआ है कि डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी अब बिल्कुल सेंटर में आ गई है। सोर्स साफ कहता है कि ये सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना जानना नहीं है, ये है कंप्यूटर, इंटरनेट और जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसे आत्मविश्वास से और असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। जानकारी ढूंढने, बात करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसमें बेसिक समझ शामिल है, जैसे कंप्यूटर के हिस्से, इनपुट यूनिट्स क्या हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू क्या करता है, आउटपुट यूनिट्स जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब कैसे मिलकर काम करते हैं। तो फोकस हार्डवेयर जानने पर उतना नहीं जितना उनके इस्तेमाल पर है। हाँ, बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर की समझ भी उतनी ही जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, उसे इस्तेमाल करना, फाइलें और फोल्डर मैनेज करना, बनाना, सेव करना, ढूंढना। सोर्स कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताता है, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सुनने में छोटी बात लगती है, पर Ctrl+S से सेव करना, Ctrl+C से कॉपी करना, इनसे सच में टाइम बचता है। और खास एप्लीकेशंस, कौन से सॉफ्टवेयर्स जरूरी माने जा रहे हैं? गाइड में MS वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जिक्र है। कोई भी रिपोर्ट, लेटर बनाना हो, फॉर्मेट करना हो, तो ये जरूरी है। और MS एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने, कैलकुलेशंस करने और यहाँ तक कि चार्ट वगैरह बनाने के लिए बहुत पावरफुल है।
ये सिर्फ डेटा एंट्री के लिए नहीं है। इनसे आप पैटर्न समझ सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। और जानकारी ढूंढने का क्या? इंटरनेट पर तो इतनी जानकारी है। इसीलिए सोर्स कहता है कि इंटरनेट और सर्च इंजन जैसे गूगल को असरदार तरीके से इस्तेमाल करना भी एक स्किल है। इसमें सिर्फ कुछ टाइप कर देना नहीं, बल्कि सही शब्द चुनना जरूरी है। मतलब वो शब्द जो आपकी खोज को सटीक बनाए, ताकि काम की और भरोसेमंद जानकारी जल्दी मिले। तो डिजिटल साक्षरता मतलब इन सभी टूल्स का सोच समझकर इस्तेमाल। तो डिजिटल दुनिया में काम करना जानना एक जरूरी पिलर हो गया है। अब थोड़ा व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार पर आते हैं। सोर्स मूल्यों यानी वैल्यूज और नैतिकता यानी एथिक्स में एक फर्क बताता है। मूल्य तो व्यक्तिगत विश्वास हैं जो हमारे काम और सोच को गाइड करते हैं, लेकिन नैतिकता इससे अलग कैसे है? हाँ, ये बारीक सा लेकिन अहम फर्क है। वैल्यूज ज्यादा पर्सनल होते हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है, जैसे ईमानदारी, परिवार, तरक्की। वहीं नैतिकता, एथिक्स, वो सामाजिक या प्रोफेशनल दायरे में सही गलत व्यवहार के स्टैंडर्ड से जुड़ी है। सोर्स कहता है कि नैतिकता का मकसद ये पक्का करना है कि समाज या ग्रुप ठीक से चले, लोग सुरक्षित महसूस करें, एक दूसरे का सम्मान करें। यह अक्सर सब पर लागू होने वाले सिद्धांत होते हैं। क्या सोर्स कोई उदाहरण देता है कि ये सिद्धांत बड़े लेवल पर कैसे दिखते हैं? हाँ, समझाने के लिए सोर्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का जिक्र करता है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन मतलब भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, और पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर मतलब राज्य सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है, किसी एक का पक्ष नहीं लेता। सोर्स इन्हें सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताता है, ये दिखाने के लिए कि मूल्य और नैतिकता के सिद्धांत कैसे गवर्नेंस तक में दिखते हैं। बस सोर्स की परिभाषा और उदाहरण बता रहे हैं, कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं। समझ गया। तो ये पर्सनल पसंद से आगे बढ़कर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। चलिए अब कम्युनिकेशन पर आते हैं। ये तो हर काम में जरूरी है। सोर्स अशाब्दिक संवाद यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर काफी जोर देता है, बिना शब्दों के मैसेज देना। ये दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर बोलने या लिखने पर ही फोकस करते हैं। ये बात सही है। सोर्स बताता है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स अक्सर हमारे शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, या तो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं या काट सकते हैं। गाइड दो बड़े उदाहरण देती है। चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस जो हमारी भावनाएं दिखाते हैं, खुशी, दुख, गुस्सा, और शारीरिक मुद्रा यानी पोस्चर, ये हमारा कॉन्फिडेंस या बोरियत दिखा सकती है। कंधे झुकाकर बैठना शायद उदासीनता दिखाए, सीधा बैठना ध्यान और आत्मविश्वास। इनके अलावा भी तो और तरीके हैं कम्युनिकेशन के। हाँ बिल्कुल, सोर्स बाकियों का भी जिक्र करता है। शाब्दिक वर्बल जो हम बोलते या लिखते हैं, लिखित रिटन, ईमेल, रिपोर्ट, और दृश्य विजुअल जैसे चार्ट, ग्राफ। लेकिन जरूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हुए प्रभावी संवाद यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो। सोर्स के मुताबिक प्रभावी संवाद वो है जो सुनने वाले तक सही मतलब पहुंचाए। इसके लिए जरूरी है कि आपका संवाद स्पष्ट हो, क्लियर, पूरा हो, कंप्लीट, संक्षिप्त हो, कंसाइज, विचारशील हो, कंसिडरेट, और विनम्र हो, कोर्टियस। ये सब गुण स्पष्टता, संक्षिप्तता लाने के लिए कोई और स्किल जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल। यहीं पर आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग का रोल बहुत अहम हो जाता है, जिसका जिक्र सोर्स में है। ये सिर्फ जानकारी को मान लेना नहीं है, बल्कि एक्टिवली उसे एनालाइज करना, समझना, मूल्यांकन करना और फिर कोई नतीजा निकालना है। सोर्स से तर्क और समझ का इस्तेमाल करके सिचुएशन को समझने, प्रॉब्लम पहचानने, ऑप्शंस को देखने और फिर सोच समझकर फैसला लेने की क्षमता बताता है। तो ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से सोचना है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे मदद करता है? क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अहम हिस्सा है। ये हमें समस्या की जड़ तक जाने में मदद करता है, सिर्फ ऊपरी लक्षणों को नहीं, बल्कि असली वजह को पहचानने में। ये हमें अलग अलग नजरियों से सोचने, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने, सबूतों को परखने और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने से रोकता है। इस तरह हम ज्यादा असरदार समाधान निकाल पाते हैं। और ये सीधे सीधे निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग से भी जुड़ा है। क्रिटिकल थिंकिंग से हम ज्यादा लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड फैसले ले पाते हैं। ये तो साफ है कि सोचने और बात करने के ये स्किल्स कितने जरूरी हैं। अब आते हैं काम को एफिशिएंटली करने पर, मतलब प्रोडक्टिविटी। सोर्स समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देता है। सिर्फ बिजी रहना नहीं,
बल्कि टाइम का सही इस्तेमाल करना ताकि गोल पूरे हों। सोर्स एक खास तकनीक का जिक्र करता है, पोमोडोरो तकनीक। ये क्या है, कैसे काम करती है? पोमोडोरो तकनीक टाइम मैनेज करने का एक पॉपुलर तरीका है। सोर्स बताता है कि इसमें काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें पोमोडोरो कहते हैं, आमतौर पर 25 मिनट का। हर 25 मिनट के फोकस वाले काम के बाद एक छोटा ब्रेक लिया जाता है, जैसे 5 मिनट का, और ऐसे 4 सेशन के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक 15-30 मिनट का। आइडिया ये है कि रेगुलर ब्रेक लेने से दिमाग फ्रेश रहता है और लंबे टाइम तक फोकस करना आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ टाइमर लगाकर काम करना नहीं है, बल्कि काम और ब्रेक की एक रिदम बनाना है। इसके फायदे क्या बताए हैं सोर्स ने? गाइड के हिसाब से इसके कई फायदे हैं। ये एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, क्योंकि आप एक तय समय के लिए एक ही काम पर ध्यान देते हैं। ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करता है। रेगुलर ब्रेक से दिमागी थकान कम होती है, आपका वर्क फ्लो सुधरता है, और आखिर में उम्मीद है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन एक अहम डॉक्यूमेंट है। सोर्स बताता है कि इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि करना क्या है, बल्कि ये जिम्मेदारियों, जरूरी स्किल्स, कंपनी की उम्मीदों और कभी-कभी कंपनी कल्चर के बारे में भी बताता है। इससे कैंडिडेट को समझने में मदद मिलती है कि क्या वो रोल के लिए फिट है और कंपनी को सही कैंडिडेट चुनने में। यानी ये उम्मीदों को साफ करने का एक टूल है। और टीम में काम करने के बारे में? हाँ, सोर्स टीम वर्क पर बहुत जोर देता है। मतलब एक कॉमन गोल के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना। इसी से जुड़ा एक और शब्द है सहक्रिया या सिनर्जी। सोर्स बताता है कि सिनर्जी का मतलब है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा उनके अकेले अकेले के काम के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है, जैसे 1+1 मिलकर 2 से ज्यादा हो जाए। टीम के सदस्य एक दूसरे के आइडियाज और ताकत का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अकेले शायद मुमकिन ना होता। लेकिन टीम में काम करते हुए असहमति भी तो हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं। क्या सोर्स इस पर भी कुछ कहता है? बिल्कुल। टीम वर्क का मतलब हमेशा हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता। सोर्स विवाद यानी कॉन्फ्लिक्ट को 2 या ज्यादा लोगों के बीच सीरियस असहमति बताता है और मानता है कि यह वर्कप्लेस में होता है। जरूरी इसके लिए है कि विवाद को संभाला कैसे जाए, वो भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से। इसी सिलसिले में सोर्स सकारात्मक आलोचना यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और अनुचित आलोचना यानी अनफेयर क्रिटिसिज्म के बीच फर्क समझने पर जोर देता है। क्या फर्क है इनमें और ये क्यों जरूरी है? सकारात्मक आलोचना वो फीडबैक है जो सुधार पर फोकस करती है। ये किसी खास काम या व्यवहार के बारे में होती है, इंसान पर हमला नहीं। इसका लहजा मददगार होता है और मकसद होता है सामने वाले को बेहतर बनने में मदद करना। दूसरी तरफ अनुचित आलोचना अक्सर साफ नहीं होती, पर्सनल होती है, बेइज्जती करने वाली या हौसला तोड़ने वाली होती है। इससे सुधार के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता। सोर्स कहता है कि पॉजिटिव आलोचना देना और लेना दोनों ही अच्छी टीम वर्क और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। और इस डिजिटल जमाने में प्रोफेशनलिज्म का एक और पहलू है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, वो है ऑनलाइन दुनिया में सेफ्टी और एथिक्स। सोर्स इंटरनेट सुरक्षा या इंटरनेट सिक्योरिटी और साइबर अपराध या साइबर क्राइम के बारे में जागरूक रहने पर जोर देता है। इंटरनेट सुरक्षा मतलब ऑनलाइन रहते हुए अपनी पर्सनल जानकारी, डेटा, डिवाइस को सुरक्षित रखना, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना, फिशिंग स्कैम से सावधान रहना। साइबर क्राइम वो अपराध हैं जो ऑनलाइन होते हैं, जैसे पहचान की चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, हैरेसमेंट। आज के प्रोफेशनल के लिए इन खतरों को जानना और खुद को बचाना भी जरूरी है। तो हमने आज रोजगार योग्यता के कई पहलुओं पर बात की, ग्रोथ माइंडसेट और सीखने की चाहत से लेकर डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन की बारीकियां, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट और वैल्यूज एथिक्स की समझ तक। अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो इसका सार क्या निकलेगा? मेन मैसेज क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश है लगातार बदलते रहना, अडैप्ट करना और स्वयं में सुधार यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहना। सोर्स बार बार इस बात पर जोर देता है कि काम करने की जगह बदल रही है। डिजिटलीकरण, ऑटोमेशन, रिमोट वर्क, ये सब बदल रहे हैं कि हम कैसे काम करते हैं और कौन से स्किल्स चाहिए। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, खुद सीखने के लिए तैयार रहना, ई लर्निंग जैसे टूल्स का फायदा उठाना, ये सब सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि एक लंबा और सफल करियर बनाने के लिए जरूरी है। सोर्स सेल्फ इंप्रूवमेंट को खुद को बेहतर जानने और एक्टिवली बेहतर बनने का प्रोसेस बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तैयारी कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है जो चलता रहता है। ये सोचना कि बस अब सब सीख लिया शायद ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है
और यहीं पे एक आखिरी सवाल मन में आता है जिस पे सोचना चाहिए। अगर बदलाव ही सच है और बदलते रहना इतना जरूरी है, तो क्या असल में विकासशील मानसिकता ही सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है? क्या यही वो नींव नहीं है जो हमें बाकी सारे स्किल्स सीखने, उन्हें बेहतर बनाने और बदलते वक्त के साथ ढलने की ताकत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।